दोस्तों ये है हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2024 का पेपर जो 10वीं क्लास का होता है। ऑल इंडिया में सभी स्कूलों में 10th क्लास के सभी बच्चों के साथ सेम फॉर्मेट, सेम पैटर्न एंड सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में पूरा पेपर आपके साथ शेयर करेंगे, इसके आंसर के साथ सभी प्रश्नों के आंसर भी शेयर करेंगे। अगर आप इस पेपर को देख करके आ गए हैं, सेम पेपर, एक बार मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये वाला पेपर आपने दिया है तो आप जो अपने मार्किंग यानी कि आंसर चेक कर लीजिए, साथ में एज ए सैम्पल पेपर भी आपको नेक्स्ट ईयर ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे का पेपर होता है तो टाइमिंग आपके पास बहुत रहता है, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है, लेकिन प्रश्न को सही से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का पेपर है और एक प्रश्न 4 नंबर का। सिंपल सा 25 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का, मतलब 100 नंबर। अगर आप किसी प्रश्न पे सही आंसर टिक कर देते हैं तो 4 नंबर लगेंगे। अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं तो ना ही आपका मार्क्स कटेगा ना ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत आंसर करके आते हैं तो आपको हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को दे दें। सेम पेपर आप करेंगे, टिक मार्क रहेगा और आपको ये सबमिट करना होता है अपने स्कूल में। पहला प्रश्न जो है गद्यांश है। एक बार इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके जो है आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। तो पैसेज आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने पैसेज पढ़ लिया है और आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं पैसेज को पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई काम की चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए। पैसेज में जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होंगे। MCQ, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेने का क्या परिणाम होता है। जो हमारी कमजोरी है उसी को ताकत बना ले। बहुत सारे लोगों ने कोरोना कमजोरी थी लेकिन उसको ताकत बना दी और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सीख ली। लोग घर बैठे बैठे काम करने लगे, है ना। तो भाई क्या परिणाम होता है, अगर आप कमजोरी को ताकत बना लेते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाती है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, परेशानी में हिम्मत हार बैठते हैं, लेकिन परेशानी में हिम्मत नहीं हार बैठना बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। सुख दुख, शांति, क्रोध और क्रियाकर्म किस पर निर्भर करते हैं। भाई सुख दुख क्या है, किसी को सेम चीज़ में सुख मिलता है, किसी को सेम चीज़ में दुख मिल जाता है। किसी को मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है तो कोई खाना पसंद नहीं करता, कोई करेले बहुत पसंद से मज़े से खाता है तो किसी को पसंद नहीं। तो ये क्या होता है, दृष्टिकोण पर। भाई सबका अपना दृष्टिकोण है तो ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक कथन है आपके लिए, 3 कथन है और ये कथन भी आपको ऊपर पैसेज के अकॉर्डिंग है, तो आप कथन पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो केवल पहला ऑप्शन ही सही है, मतलब यू द हीलर पुस्तक के लेखक जॉर्ज सिल्वा है। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न है। ध्यान से भाई सारे प्रश्न देखेंगे, सारा पैटर्न समझेंगे और अपने मार्क्स भी चेक करते जाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। एक प्यारा सा कमेंट आप हमें ज़रूर करें कि आप इस वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हैं और कौन से स्कूल से देख रहे हैं। अपने स्टेट का, अपने स्कूल का नाम भी मेंशन करेंगे। दबाव में डैश होकर ही व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। तो दबाव में सकारात्मक होकर, भाई पॉजिटिव रहिए आप। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सारी मुसीबतें हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, रोने लग जाते हैं, छोटा सा काम दिया रोने लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कितना मुश्किल से मुश्किल काम भी हो ना हंस के करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, है ना। तो उनके लिए वो कामयाब ज़रूर होते हैं। अगला प्रश्न आपको कथन और कारण दे रखे और यहाँ पे कथन और कारण को आप ध्यान से समझे। समस्याओं के बारे में लगातार सोचने का यह परिणाम होता है। भाई कोई समस्या है उसे बार बार सोच रहे हो, सोचने से समस्या खत्म तो होगी नहीं। कारण क्या है कि वह और बढ़ जाती है। भाई समस्या के बारे में जब ज़्यादा सोचोगे ऑब्वियसली वो बढ़ी जाएगी, है ना। इसलिए समस्या के बारे में सोचना ही नहीं है। समस्या है ठीक है, सॉल्यूशन तक पहुँचो। तो अब क्या है कि कथन ए कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब एक कविता है आपके पास, हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग ना होने देंगे। जंग मतलब 2 जंग होता है, एक लोहे में लगता है, एक जंग कहते हैं लड़ाई। ठीक, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़ करके
उचित विकल्प का चयन करेंगे। तो कौन से भाव हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला वाला भी इसमें भाव है, दूसरा वाला भी है, यानी कि आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। प्रस्तुत पंक्ति में मौत की फसल का क्या मतलब है? मौत की फसल क्या होता है भाई? जब सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। युद्ध के कारण किसानों की मेहनत विफल नहीं होगी, ये है इसका मतलब मौत की फसल से। आगे है, मोह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा। रेखांकित वाक्यांश के भाव को स्पष्ट करेंगे। तो ये क्या है भाई? मुंह में राम बगल में चूरी होता है ना, कुछ लोग मुंह में शांति है, लोग कहते हैं शांति रहो, शांति से रहो, शांति से रहो, और बगल में बम दबा रखा है, लोगों को मारते फिरते रहते हैं। तो मुंह में तो शांति शांति है, लेकिन मतलब करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। तो ये धोखे का फेरा। आगे देखोगे, अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का सपना संजोया है। अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का सपना संजोया है। किस दुनिया का? जहाँ सर्वत्र शांति बयार हवा चल रही हो, ऐसी दुनिया जहाँ शांति हो, जहाँ कोई लड़ाई झगड़े शोर शराबा, मतलब शांत माहौल हो। आसमान फिर ना अंगारे उगलेगा। पंक्ति में अंगारे उगलने का क्या मतलब है? परमाणु विस्फोट करने से, है ना। तो अंगारे का मतलब है परमाणु विस्फोट करने से। अगला प्रश्न है, विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं आया। वाक्य में रेखांकित का पदबंध बताना। जो रेखांकित है ये किस टाइप का है? ये क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? सिंपल सी बात है, ये व्यक्तियों की विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ पे विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण हो जाता है। हम राहुल के घर गए परंतु वह वहाँ नहीं मिला। वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए उचित पद परिचय क्या होगा? जो परंतु है वो क्या है? तो भाई परंतु क्या है? ये समुच्चय बोधक अवयव है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजक्शन है। ठीक, और कंजक्शन का संयुक्त वाक्य में जुड़ते हैं। अगर आपको वाक्य समझने हैं तो हमारे चैनल पे प्रॉपर बढ़िया वीडियो डाली है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी में पूरे मार्क्स लाए, आप किसी भी कंपटीशन हो, कोई भी क्लास के हो, बढ़िया सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके अपने मतलब की वीडियो देख सकते हैं। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त होती है? द्विकर्मक, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाया, पाठ को पढ़ाया। तो यहाँ पे दो कर्म है, पहला विद्यार्थियों को, दूसरा पाठ को, है ना। तो दो कर्म है ना, कर्ता ने कर्म को, विद्यार्थियों को, पाठ को। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत मतलब गलत है, जो कम बोलता है। जो कम बोलता है उसे मिष्टभाषी नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक तो होता है बहुभाषी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल, और एक होता है कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? आपने मुझे कमेंट में बताना है। मिष्टभाषी नहीं बोलते हैं, कम बोलने वाले को जो भी कहते हैं ना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि आपका थोड़ा सा मतलब ये भी लगे कि हाँ भाई आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपको समझ है। किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है ना। तो को जो कर्म कारक, वो कारक के लिए प्रयोग, कर्म कारक के लिए नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। मोहन ने सोहन को, अब लौटाई क्या थी? पुस्तक लौटाई थी, लेकिन पुस्तक क्या है? को नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये को परसर्ग जो है विभक्ति कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष? संप्रदान क्या होता है? अंतिम वाला। तो ये सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो संप्रदान मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च। ठीक, तो के लिए आ रहा है यहाँ पर। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से बताइए। जो वाह है ना, कितना सुंदर है, तो भाई ये तो विश्व में हैरान कर देने वाला है ना, चौंकने वाली है। इस तरह से आहा वाह, तो ये संबोधन जहाँ पे होता है ना, वो आपका विस्मयादि बोधक संबोधन चिन्ह देख रहे हैं। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? तो ये धीरे धीरे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति मतलब तरह, धीरे धीरे चलना,
किस तरह से चलना, है ना। तो धीरे धीरे क्या आपका क्रिया की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि चलना कैसे, धीरे धीरे या तेज चलना हो। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है ये आप बताइए। अगला है 19वां शब्द है निम्न में से तद्भव। तो आपको क्या करना है, इसमें से तद्भव छांटना है। आपको तद्भव पता है ना, एक तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव होता है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत की तरह, तद्भव मतलब होता है उसका हिंदी रूप, तत्सम से तद्भव। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो स्वर्ण है वो तत्सम है, क्योंकि स्वर्ण का तद्भव होता है सोना। कटुक, कटुक मतलब होता है तत्सम है, क्योंकि कटुक का तद्भव होता है कड़वा, है ना, कड़वा। जो किरण है ये तत्सम है इसलिए क्योंकि इसकी हिंदी है किरण, है ना। तो किरण कह सकते हैं, कई बार हम किरण को तद्भव में ही ले लेते हैं, लेकिन ये तत्सम है क्योंकि कई सारे लेखकों ने इसे, संस्कृत के लेखकों ने अपने ग्रंथों में लिया। जो पंछी है वो आपका हिंदी शब्द है, पंछी का पक्षी, पक्षी क्या है ये तत्सम है, लेकिन पंछी तद्भव शब्द है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया पंछी। आगे जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रयोग के अनुसार परिवर्तित होता है तो वो है आपका विकारी शब्द। विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। एक होता है अविकारी, अविकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जो एक जैसा रहता है। ठीक। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो सिंपल सा 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, इस टाइप के 22 भाषाओं के अलावा जितने भी हैं सभी बोलियां हैं, लेकिन संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। अगला है खूबसूरत शब्द कौन सी भाषा से आया भाई, खूबसूरत, हाँ तो ये आपका फारसी भाषा से। आपने कई बार इसका प्रयोग भी किया होगा। खूबसूरत, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किससे बनाया गया है, पहले जातिवाचक दी तब भाववाचक बना दिया। अपनापन, तो अपनापन का क्या होगा भाई, अपनापन अपने से बना है और अपना आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। सजावट, सजावट किससे बना, सजाने से, सजाना भी संज्ञा नहीं है। कठोरता, कठोरता कठोर शब्द से बना है ना। तो ये आपका क्या है, बुढ़ापा शब्द जो है वो जातिवाचक से बना है, भाववाचक, क्योंकि बुढ़ापा का जातिवाचक क्या है, बूढ़ा, बूढ़े से बना है बुढ़ापा, और बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक। आगे 24वां उड़ती चिड़िया के पर पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ है रहस्य की बात दूर से जान लेना, सीक्रेट बात जानना और वो भी दूर से पता लग जाए आपको। उड़ती चिड़िया के पर कौन पहचान लेता है, जिसको रहस्य की जानकारी हो। प्रतिदिन में कौन सा समास है, दिनम, दिनम प्रति, यानी कि दिन दिन, तो प्रतिदिन उसे कहते हैं हर दिन, प्रत्येक दिन। तो ये आपका अव्ययी भाव है, क्योंकि प्रति जो है वो अव्यय है। तो ये आपका पेपर था। कितने नंबर आपके आ रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आएगा ही आपको। इन फ्यूचर 11th और 12th की भी हम पेपर शेयर करेंगे, तो आप एडवांस में 11th और 12th के पेपर भी देख सकते हैं। उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार शेयर होती रहेगी। जय हिंद।